जी नमस्कार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक कविता जो कि कविता का नाम है विरह का जलजात जीवन। ठीक है? तो ये जो कविता है इसके बारे में तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग मतलब शॉर्ट में देख लेते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है। ठीक है? तो देखिए, महादेवी वर्मा जो कि छायावादी युग की प्रमुख कवियत्री हैं, जो ये कविता है प्रस्तुत कविता विरह का जलजात जीवन, इसमें कवियत्री ने अपने जीवन को विरह से उत्पन्न और आंसुओं से सिंचित एक ऐसे पुष्प के रूप में चित्रित किया है जो वेदना और करुणा के वातावरण में पनपता है। मतलब इस कविता में कवियत्री अपने आप को ही एक फूल की तरह प्रस्तुत करती हैं, जो कि आप लोग अगर कविता का नाम पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि विरह का जलजात, जल का जात मतलब जल में जन्मा हुआ। ठीक है? तो एक ऐसे पुष्प या फिर फूल के रूप में अपने आप को चित्रित करती हैं जो कि वेदना करुणा के साथ पनपता है। तो इस कविता की पंक्तियों में विरह जन्य जो पीड़ा है, करुण भाव है और जीवन की संवेदनात्मक अनुभूति अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त हुई है। ठीक है? तो चलिए पहले हम लोग इस कविता को पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके मतलब पंक्ति जितने भी पंक्तियाँ एक साथ दी गई हैं, जैसे यहाँ पे 3 पंक्तियाँ हैं, 4 पंक्तियाँ यहाँ पर 3 पंक्तियाँ हैं, उसको एक साथ हम इसका मतलब भी समझेंगे। ठीक है? तो देखिए, विरह का जलजात जीवन, तो विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। ठीक है? आंसुओं का कोस ऊर दृग अश्रु की टकसाल, तरल जल कण के तरल जल कण के बने घन सा क्षणिक मृदु गात, जीवन विरह का जलजात। ठीक है? अश्रु से मधुकण लुटाता आ यहाँ मधु मास, अश्रु ही की हाट बन आती करुण बरसात, जीवन विरह का जलजात। काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, पूछता इसकी कथा निश्वास ही में वात, जीवन विरह का जलजात। उसके बाद की जो पंक्ति है, जो तुम्हारा हो सके नीला कमल यह आज, खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात, जीवन विरह का जलजात। तो कविता आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। अब हम लोग बात करेंगे इस कविता की व्याख्या को देखेंगे। ठीक है? मतलब लाइन में क्या मतलब है इसका। ठीक है? इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से समझिए आप लोग। तो देखिए, विरह का जलजात जीवन में जलजात जीवन विरह का जलजात, वेदना में जन्मा करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। तो इन पंक्तियों में कवित्री अपने जीवन को जलजात अर्थात यहाँ पे कवित्री ने अपने जीवन को जलजात अर्थात जल में जन्म लेने वाले कमल के समान बताती हैं। मतलब जल में जिस तरह से कमल का फूल खिलता है, उसी तरह से कवि भी यहाँ पे कवित्री भी अपने आप को बताती हैं। वे कहते हैं कि उनका जीवन विरह से उत्पन्न हुआ है और उसी में विकसित भी हुआ है। मतलब विरह से उत्पन्न हुआ है और उसी में बड़ा भी हुआ है। तो यहाँ वेदना में जन्म का अर्थ है कि उनका अस्तित्व ही पीड़ा से हुआ है। मतलब कवित्री की जो मतलब कवित्री का जो अस्तित्व है वो वेदना से ही जुड़ा हुआ है। वेदना को छोड़कर, दुख को छोड़कर, पीड़ा को छोड़कर उनके जीवन में और कुछ है ही नहीं। और करुणा में मिला आवास का अर्थ है कि उनका जो जीवन है करुण भावनाओं के वातावरण में ही बसता है। आगे वे कहते हैं कि उनका दिन जो है आंसुओं को चुनने में बीतता है। मतलब अपनी आंसुओं को चूनने में उनका दिन बीत जाता है और रात उन आंसुओं को गिनने में कट जाती है। ठीक है? अर्थात उनका संपूर्ण जीवन जो है विरह की वेदना और आंसुओं से भरा हुआ है। इसलिए वे बार बार कहती हैं कि उनका जीवन विरह का जलजात है। बस इस पंक्ति में इतना ही कहा गया है। ठीक है? दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया है देखिए, कि आंसुओं का कोश उर दीर्घ अश्रु की टकसाल, तरल जल कण के बने घनसा क्षणिक मृदु गात, जीवन विरह का जलजात। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने
अत्यंत मार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। प्रतीक मतलब यहाँ पे किसी सिंबल चीज को रखकर बाकी चीजों का उदाहरण दे रही हैं, ठीक है। तो मैं इसका प्रतीक का मतलब भी आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में अगर कोई बच्चा है जिसको अगर आप बोलोगे कि हाथी दिखाओ, तो वो आपको हाथी तो क्लास के अंदर तो लाकर नहीं दिखा सकता, तो वो क्या करेगा, हाथी का एक पिक्चर आर्ट करके दिखा सकता है, ठीक है। किसी मान लो किसी टीचर ने कहा, तो वो अपने टीचर को क्या करेगा, हाथी का पिक्चर आर्ट करके दिखाएगा। तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो क्या हो गया है, पिक्चर हो गया उस हाथी का जो प्रतीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो महादेवी वर्मा है वो अपने दुखों को उन्हीं मतलब वैसा ही प्रतीक के रूप में प्रयोग करती हैं और बताती हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि उनका हृदय जो है आंसुओं का भंडार बन गया है। भंडार का मतलब यहाँ पे कोष, जो ये कोष दिया गया है, तो उनका जो हृदय है वो आंसुओं का भंडार बन गया है, और उनकी आंखें जो है आंसू बनाने की टकसाल बन गई है। मतलब उनकी आंखें जो है वो आंसू बनाती हैं, और उनका जो हृदय है वो आंसुओं का भंडार बना हुआ है। अर्थात उनके हृदय में अपार पीड़ा भरी हुई है और आँखों से लगातार आंसू निकलते रहते हैं। तो अगली पंक्ति है कि तरल जल कण के बने घन सा क्षणिक मृदुगात। इसका अर्थ है कि उनका कोमल शरीर आंसुओं की नमी से बना हुआ मानो क्षणिक बादल की तरह है। उनका जो कोमल जो शरीर है वो आंसुओं से बना हुआ है, आंसुओं से मतलब बादल की तरह पल भर के लिए, क्षण भर के लिए वो बना हुआ बादल की तरह बना है, नाजुक कोमल और क्षणभंगुर है। तो इस प्रकार कवित्री अपने पूरे अस्तित्व को आंसुओं और विरह की संवेदनाओं से निर्मित बताती हैं, ठीक है। अगली जो पंक्ति है, अश्रु से मधुकण लुटाता आ यहाँ मधुमास, अश्रु ही की हाट बन आती करुण बरसात, जीवन विरह का जलजात। तो इन पंक्तियों मतलब यहाँ पे इस पंक्ति में कवित्री प्रकृति के ऋतुओं को भी विरह और आंसुओं के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती हैं। मतलब हमारी जो 6 ऋतुएं हैं उनमें से ऋतुओं को भी वे क्या करती हैं, प्रतीक के रूप में प्रयोग कर रही हैं अपनी इस कविता में। वे कहते हैं कि जब मधुमास का मतलब हो गया वसंत ऋतु, ठीक है। तो जब वसंत ऋतु आता है तो वो भी मानो आंसुओं से बने कण और मधु कण बिखेर देता है। अर्थात आनंद और उल्लास की ऋतु भी उनके लिए विरह की पीड़ा से भरी रहती है, ठीक है। मतलब जो भी ऋतु आता है जिसमें आनंद और उल्लास छिपा रहता है, लेकिन कवित्री के लिए क्या है, उसमें दुख ही दुख है। इसी प्रकार जब बरसात आती है तो वो मानो आंसुओं का बाजार बन जाती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कवित्री के जीवन में हर ऋतु, हर परिस्थिति और हर अनुभव आंसुओं और विरह की भावना से ही जुड़ा हुआ है। तो अगली पंक्ति है कि काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, पूछता इसकी कथा निश्वास ही में वात, जीवन विरह का जलजात। देखिए अगली पंक्तियों में क्या बताया गया है कि समय अर्थात काल ने उनके जीवन को आंसुओं के पलों से बनी एक माला दे दी है। मतलब समय ने कवित्री को क्या दिया है कि उनका पूरा जीवन एक आंसुओं की माला की तरह ही बीतेगा, अर्थात उनके जीवन के हर क्षण में विरह और पीड़ा के आंसू जुड़े हुए हैं। आगे वे कहते हैं कि उनकी जीवन गाथा को जानने के लिए किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है। अगर कवित्री की जीवन गाथा को जानना हो तो किसी भी शब्द की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके निश्वास, आह या फिर जो सांस है उसी की, मतलब वही सारी कहानी को कह देते हैं। किसी भी शब्द की जरूरत नहीं महसूस होती है, यानी उनके गहरे दर्द और विरह की अनुभूति उनकी सांसों में ही प्रकट हो जाती है। जो तुम्हारा हो सके लीला कमल यह आज, खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात, जीवन विरह का जलजात। तो देखिए इन अंतिम पंक्तियों में कवित्री अपने प्रिय के प्रति गहरी आकांक्षा व्यक्त करती हैं। मतलब जिसके दुख में कवित्री इतनी पीड़ा सह रही हैं, ठीक है, प्रकृति प्रेमी होते हुए भी, तो अपनी प्रिय के प्रति उनका जो गहरी आस्था है, उनकी जो गहरी आकांक्षा है उसको व्यक्त करते हुए कहती हैं कि वो अपने जीवन को लीला कमल अर्थात एक सुंदर कमल के रूप में प्रस्तुत करती हैं, और कहती हैं कि यदि यह कमल आज तुम्हारा हो सके तो तुम्हारी मुस्कान की सुबह देखकर ये अनुपम रूप से खिल उठेगा। मतलब ये जो कमल है, ये जो पुष्प है, अगर आज तुम्हारा हो गया तो वो तुम्हारी मुस्कान को देखकर सुबह फिर से वो खिल उठेगा। इसका भाव यह है कि वो अपने प्रिय के दर्शन और मुस्कान से उनका विरहपूर्ण जीवन भी आनंद और सौंदर्य से भर सकता है। मतलब अपने प्रिय का दर्शन करना चाहती हैं। अगर कवित्री के जो प्रिय हैं उनको अगर दर्शन हो जाता है कवित्री को, तो उनका मुरझाया हुआ चेहरा या फिर दुख से
पीड़ा से तड़पा हुआ उनका जो हृदय है वो फिर से आनंद से भर जाएगा और वो खुश हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनके प्रिय का दर्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार यह विरह के साथ साथ मिलन की एक मधुर आशा भी व्यक्त होती है इस कविता में। ठीक है, कि कवित्री अंत में क्या दिखाती हैं कि वो विरह में तो हैं, दुख में तो हैं, पीड़ा तो सह रही हैं, लेकिन अंतिम क्षण में एक आशा भी अपने अंदर पाल कर रखी हैं कि उनका जो प्रिय है उनका दर्शन होगा और उनके चेहरे पर खुशी नज़र आएगी। तो यह मतलब कविता की अगर अंतिम कुछ पंक्तियों में देखें तो ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर मिलन के साथ साथ यहाँ पे विरह के साथ साथ मिलन की भी आशा है। तो अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा की कविता यह विरह का जलजात जीवन में विरह, करुणा और संवेदनशीलता का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। कवित्री ने अपने जीवन को आंसुओं से सिंचित एक कमल के रूप में चित्रित किया है, जो वेदना में जन्म लेकर करुणा में पनपता है। इस कविता में प्रतीकों, बिंबों और भावनात्मक भाषा के माध्यम से छायावादी काव्य की विरहात्मक संवेदना और करुण सौंदर्य अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कविता की व्याख्या पूरी तरह से समझ में आई होगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस का लिंक दिया है जो कि आप लोगों के इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकते हैं, तो आप लोग उसको भी एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।